दोस्तों, आज हम जिस तमिल मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और इसकी कहानी इतनी शानदार है कि इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ऐसा हकीकत में कैसे हो सकता है। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ, जिसका नाम है सानी कायधाम, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो 100,000 दोस्त हमसे जुड़े थे वो वापस से आ सकें। तो कहानी की शुरुआत में हम संध्या नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके बैकग्राउंड में हम एक औरत को दर्द से चिल्लाते हुए देखते हैं। और तभी वहाँ संध्या की बहन पूनी आ जाती है, जो उस औरत को टॉर्चर कर रही थी। तभी पूनी संध्या को एक पेपर देते हुए कहती है कि उसने सबका पता बता दिया है, और ये कहकर वो संध्या की कार के पास केरोसिन ऑयल लेने जाती है। वहीं संध्या अपने सारे औजार को रखकर दूसरे कमरे में चला जाता है, और इधर पूनी उस औरत पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा ही जला डालती है, जिससे उस औरत की वहीं तड़पते हुए मृत्यु हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये दोनों भाई बहन ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हमें उस गाँव के एक आदमी गिरी को दिखाया जाता है, जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। गिरी का पेरूमल नाम का एक दोस्त भी है, जिसका छोटा भाई अभी गिरी से झगड़ा कर रहा है, क्योंकि पेरूमल ने उसे उसके हिस्से की जमीन देने से मना कर दिया है। वहीं हमें गिरी का भाई अंबू दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अंबू फिलहाल अपनी फैक्ट्री के मारी नाम के मैनेजर से मिलने आया हुआ है। तभी वो देखता है कि मारी एक बूढ़े आदमी की बोरी उठाने में मदद कर रहा है। ये देखकर वो मारी से कहता है कि फैक्ट्री के बाथरूम बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं। मारी कहता है ठीक है, मैं अभी किसी से कहकर उन्हें साफ करा देता हूँ। अंबू कहता है कोई और नहीं बल्कि तू जाकर उन्हें साफ करेगा। ये सुनकर मारी अंबू को घूरने लगता है, जिससे अंबू को उस पर और गुस्सा आने लगता है। दोस्तों, अंबू मारी से जानबूझकर पंगे इसलिए ले रहा था क्योंकि मारी पॉलिटिक्स में आना चाहता है। अब क्योंकि मारी एक गरीब परिवार से था, तो अंबू और गिरी ये कभी नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी आदमी उनके सामने खड़ा भी हो। इसी वजह से अब दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी गिरी के आदमी वहां आकर उन दोनों को अलग अलग करते हैं। यहाँ अंबू मारी से कहता है कि तेरी एक बीबी है जो पुलिस वाली है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर मारी अब अंबू को पीटने लगता है, और इस हरकत की वजह से गिरी अब मारी को काम से निकाल देता है और उससे कहता है कि अब वो दोबारा कभी यहाँ ना आए। वहीं हमें संध्या को दिखाया जाता है, जो हमेशा अपना काम खत्म करने के बाद अपनी भांजी से मिलने आया करता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी वो अपनी बहन पूनी को दूर से आते हुए देखता है और वहाँ से चला जाता है। पूनी वहाँ आकर अपनी बेटी से घर चलने के लिए कहती है, तो वो पूछती है कि माँ, आप मामा से नाराज क्यों हो और बात क्यों नहीं करती हो। पूनी उससे कहती है कि वो फालतू सवाल ना करें और चुपचाप घर चले। घर आने पर पूनी को पता चलता है कि उसका पति मारी आज काम से जल्दी घर आ गया है। बात करने पर उसे उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिसके बारे में पूछने पर मारी उसे सारी बात बताता है। पूनी कहती है कि तुम्हें अभी वहां जाकर उन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। वो बड़े लोग हैं, उनसे झगड़ा करना सही नहीं है, और वैसे भी अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो हमारी बेटी कैसे पढ़ पाएगी। मारी को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो गुस्सा को किनारे करते हुए उन लोगों से माफी मांगने चला जाता है। लेकिन मारी के वहाँ आते ही अंबू फिर से उसकी बीवी पर कमेंट पास करने लगता है। मारी चुपचाप अपने परिवार के खातिर सब सुनता रहता है, लेकिन तभी गिरी कहता है कि एक रात के लिए अपनी बीवी को हमारे पास भेज दो, हम तुझे माफ कर देंगे। ये सुनते ही मारी का माथा सनक जाता है और वो गिरी के ऊपर थूककर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गिरी और अंबू ये ठान लेते हैं कि अब वो मारी से इसका बदला लेकर रहेंगे। अगले सीन में पुनी की बेटी अपने दोस्त सुधुलाई को अपने साथ लाती है, ताकि वो उसे उसके मामा से मिलवा सके। संध्या उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उसकी भांजी का इकलौता दोस्त था। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुधुलाई देख नहीं सकता, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ है। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुधुलाई का पिता वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गिरी का ही वही दोस्त पेरूमल है। उधर उन सभी दोस्तों ने मारी से बदला लेने का प्लान बना लिया था। वो एक पुलिस ऑफिसर की मदद से पुनी को अपने अड्डे पर बुला लेते हैं। पुनी वहाँ आकर पूछती है कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। वो पुलिस वाला पुनी से कहता है कि तुम्हारा पति बड़े लोगों से झगड़ा करता हुआ घूम रहा है, और उसने पूनी को इसलिए वहाँ बुलाया है ताकि वो उन लोगों से माफी मांग सके, जिससे ये बात यहीं खत्म हो जाए और कुछ गलत ना हो। तभी पूनी को वहाँ सुधुलाई दिखाई देता है और वो उससे पूछती है कि क्या उसकी बेटी घर पहुँच गई थी। सुधुलाई कहता है कि वो संध्या के साथ थी और उसके पिता उसे वहाँ से ले गए थे, तो उसे नहीं पता
कि वो घर पहुंची या नहीं। इधर वो पुलिस ऑफिसर गिरी से कहता है कि वो पुनी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना करे क्योंकि वो एक पुलिस वाली है। लेकिन गिरी कहता है कि मारी की अकड़ तोड़ने के लिए हमें उसके साथ कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन पुनी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि ये एक जाल था, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी अंबू वहाँ आ जाता है और पुनी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। वो पुनी को इतना मारता है कि वो अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है। उधर संध्या और उसकी भांजी पुनी के वहाँ आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक पुनी का कुछ भी अता पता नहीं था। इसलिए पुनी की बेटी अपने मामा से कहती है कि वो आज खुद ही उसे घर पर छोड़ दे। तो संध्या अपनी भांजी को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। इधर अंबू पुनी को एक कमरे में लाकर पटक देता है और उसे निर्वस्त्र करके उसका शोषण करता है। इसके बाद उसका भाई गिरी वहाँ आकर पहले तो पुनी को बुरी तरह से पीटता है और फिर वो भी उसका शोषण करता है, जिसके बाद एक एक करके उनके बाकी साथी भी पुनी का शोषण करते हैं। पुनी की हालत अभी तक बहुत खराब हो चुकी थी, वो बहुत दर्द में थी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकते। यहाँ संध्या पुनी की बेटी से कहता है कि वो जाकर अंदर सो जाए और वो बाहर रुककर पुनी के आने का इंतजार करेगा, क्योंकि संध्या को भी अब अपनी बहन की फिक्र होने लगी थी। इधर गिरी और अंबू अपने साथियों के साथ केरोसिन लेकर पुनी के घर की ओर निकल जाते हैं ताकि वो उसके घर को जलाकर मारी को भी खत्म कर सकें। वहाँ उन लोगों के जाने के बाद पुनी के पास कुछ बच्चे आते हैं और वो भी उसको ऐसे देखकर यहाँ वहाँ छूने लगते हैं। वो बच्चे सुधुलाई को भी वहाँ बुलाकर उसे पुनी को टच करने को कहते हैं, लेकिन सुधुलाई ऐसा नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर पुनी से कहता है कि वो उसे माफ कर दे, उसे नहीं पता था कि ये लोग उसका ऐसा हश्र कर देंगे। ये कहकर वो दरवाजा बंद करता है और वो भी पुनी का शोषण करने लगता है। उधर गिरी और उसके साथी पुनी के घर पहुँचते हैं और संध्या को वहाँ देखकर शिवा से कहते हैं कि वो उसे अच्छे से ठिकाने लगा दे। अब संध्या नींद में होता है तो शिवा वहाँ आकर उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी गिरी सभी के साथ मिलकर पुनी के घर पर केरोसिन डालने लगता है। इसी बीच अंबू देखता है कि अंदर मारी अपनी बेटी के साथ सो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और घर के अंदर भी केरोसिन डलवा देता है। इसके बाद वो लोग घर में आग लगाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जब संध्या को होश आता है तो वो पुनी के घर को जलता हुआ देखता है। वो फौरन उठकर अपनी भांजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा होती है कि वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाता, जिससे मारी और उसकी बेटी की अंदर ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि आखिर पुनी और उसका भाई आपस में बात क्यों नहीं करते। दरअसल पुनी और संध्या दोनों सौतेले भाई बहन हैं और एक दिन पुनी की माँ जब उसको साथ लेकर संध्या के घर अपना हक मांगने आती है तो संध्या की माँ उसे वहाँ से भगा देती है और श्राप देती है कि वो कभी भी जीवन में खुश नहीं रहेगी, जिसकी वजह से पुनी की माँ पुनी को लेकर दूसरे गांव में रहने चली गई। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ संध्या अपनी बहन से मिलने आता है जो अपने पति और बेटी का शोक मना रही थी। यहाँ हम पुनी की हालत को देखते हैं जो बहुत ही खराब हो चुकी थी। संध्या यहाँ आकर पुनी से कहता है कि उन चारों ने पुलिस में सरेंडर कर दिया है और अब ये केस कोर्ट में जाएगा, जहाँ हमें ये केस लड़ना होगा। पुनी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगाने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी माँ के श्राप की वजह से हुआ है। वहीं उन चारों ने अपने लिए रानी नाम की एक बड़ी वकील हायर कर ली थी और उधर पुनी के पास सरकारी वकील था, लेकिन उन चारों ने अपने सरेंडर में पुनी के साथ की हुई दरिंदगी को नहीं बताया था, बस पुनी के घर को जलाने की बात ही बताई थी। इसलिए उन्हें इस बात का डर था कि कहीं पुनी जज को ये सारी बातें ना बता दे। वहीं रानी उस पुलिस वाले से कहती है कि वो जाकर पुनी से बात करे कि वो उस सब के बारे में ना बताए। इधर अंबू जब कोर्ट में पुनी को देखता है तो उसे देखकर गंदे इशारे करने लगता है और पूछता है कि क्या उस रात उसे मजा आया। पुनी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी शांत रहती है क्योंकि वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो इंस्पेक्टर पुनी से आकर कहता है कि वो कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी गवाही ना दे। इसके लिए वो पुनी को काफी सारे पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन पुनी उसे किसी बात का जवाब नहीं देती और इंस्पेक्टर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब कोर्ट में जब ये केस शुरू होता है तो जज उन चारों को 15 दिन के लिए रिमांड पर लेने को बोलता है। ये सुनकर वो चारों वहाँ आकर उस इंस्पेक्टर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी रानी वहाँ आकर उनसे कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसने उन चारों को वहाँ से भगाने का इंतजाम कर लिया है।
वो वहाँ सिक्योरिटी को कुछ पैसे देकर पीछे का गेट खुलवाकर उन चारों को वहाँ से भगा देती है। बाकी प्लान के अकॉर्डिंग वो दो लोगों का आपस में झगड़ा करवा देती है, जिससे सभी का ध्यान वहाँ से चला जाए। इसी बीच वो इंस्पेक्टर वहाँ आकर सभी को बताता है कि वो चारों वहाँ से भाग निकले। पूनी ये देखकर समझ जाती है कि ये सब उनकी एक चाल है। वो उस पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर कहती है कि उसने ये सब अच्छा नहीं किया। वहीं संध्या दूर अपनी वैन से अपनी बहन की बेबसी देख रहा था। वो रानी और इंस्पेक्टर को हंसते हुए भी देख लेता है, जिसके बाद वो पूनी के घर जाकर उससे कहता है कि उसे भी उतना ही दुख है जितना उसे है। और यहाँ वो अपनी आप बीती भी पूनी को बताने लगता है कि एक बार जब उसका बेटा भूखा था तो वो गिरी के बगीचे से जाकर आम तोड़ लाया था, जिसके लिए गिरी ने उसके बेटे को जान से मार दिया। और जब मेरी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे भी मार डाला और पैसे देकर सारा इल्जाम उसने मुझ पर लगवा दिया। मेरे बेटे के जाने के बाद अब तुम्हारी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन उन दरिंदों ने उसे भी छीन लिया। हमें अब इसका बदला उनसे लेना चाहिए। पूनी कहती है कि मैं भी बदले की आग में तड़प रही हूँ, लेकिन हम कैसे ये सब कर पाएंगे। तभी संध्या कहता है कि वो इसकी फिक्र ना करे, उसने पहले ही इंतजाम कर लिया है। जिसके बाद वो पूनी को एक जगह लेकर जाता है जहाँ उसने रानी को बांध रखा था। संध्या पूनी से कहता है कि ये वकील अच्छे से जानती है कि वो चारों कहाँ पर हैं, लेकिन क्योंकि ये एक औरत है इसलिए मैं इसे टॉर्चर नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम्हें खुद ही इससे सब कुछ निकलवाना होगा। रानी जब पूनी को देखती है तो उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन पूनी बिना कुछ कहे सीधे उसके पेट में चाकू घुसा देती है और फिर रानी से उन सब का पता बताने को कहती है। रानी दर्द में एक एक करके सभी का पता पूनी को बता देती है। पूनी उन सभी पतों को कागज पर नोट कर लेती है और फिर रानी को वहीं जिंदा जलाकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो दोनों एक स्कूल में जाते हैं जहाँ अंबू छुपा हुआ था और साथ ही उसके पास एक छोटा लड़का भी था जो उसके लिए बार बार सामान लाकर दे रहा था। तभी वो लड़का अंबू से पूछता है कि क्या तुम्हें और दारू चाहिए, तो अंबू उससे कहता है कि अब जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, साथ ही अगर तेरी कोई छोटी बहन है तो उसे भी साथ लेकर आना। ये सुनकर उस लड़के को अंबू पर बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद पूनी और संध्या वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अंबू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वो वहाँ से भाग ही नहीं पाता। जिसके बाद पूनी एक ईंट उठाकर अंबू के सर पर मारती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों अंबू को वापस वहीं लाकर बांधने लगते हैं। तभी अंबू पूनी से पूछता है कि क्या उस रात उसे मजा आया था। ये सुनकर पूनी एक शराब की बोतल लेकर उसके मुंह पर फोड़ देती है, जिससे उसको काफी खून निकलने लगता है और फिर दोनों भाई बहन मिलकर अपने अपने चाकुओं से उसकी पूरी बॉडी को छील देते हैं, जिससे वो अधमरा हो जाता है। गेट पर खड़ा वो लड़का ये सब टॉर्चर देखकर काफी डर जाता है। फिर संध्या बाहर आकर उस लड़के को समझाता है कि ये जो आदमी अंदर है वो अच्छा आदमी नहीं है और इसलिए उसको ये सजा मिल रही है, जिसके बारे में वो किसी को ना बताए। वो लड़का भी ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। तभी पूनी संध्या से कहती है कि वो अंबू को जलाकर मारना चाहती है। संध्या कहता है कि ये एक स्कूल है और यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो गाँव वाले स्कूल में आग देखकर वहाँ आ जाएंगे। संध्या कहता है कि मेरी वैन में एसिड है, हम उससे उसको जला सकते हैं। ये बात वो लड़का भी सुन लेता है और वो जाकर संध्या की वैन से एसिड ले आता है, जिसके बाद वो अंबू की बॉडी पर उसी एसिड को डालकर उसे बुरी तरह से जला देते हैं। उधर गिरी के दोस्त पेरुमल का भाई उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसको उसकी जमीन नहीं दे रहा था। वहीं पेरुमल अपने बेटे सुधलाई को जंगल में छुपाकर खुद वहाँ से जख्मी हालत में भागने लगता है। तभी उसका भाई अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है। पेरुमल पास जा रहे ट्रक का इशारा करके झूठ बोल देता है कि मैंने अपने बेटे को उस ट्रक में बिठा दिया है ताकि वो सुधलाई तक ना पहुंच सके। ये सुनकर पेरुमल का भाई और उसके आदमी बड़ी ही बेरहमी से उसे वहीं पर काट डालते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से संध्या और पूनी निकलते हैं, जहाँ उन्हें पेरुमल पहले से मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर पूनी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से सभी को मारना चाहती थी। तभी संध्या सुधलाई को वहाँ देखता है, जिसे देखकर पूनी उस पर बंदूक चलाने लगती है, लेकिन तभी संध्या उसे ऐसा करने से रोक लेता है और पूनी से कहता है कि ये एक अच्छा बच्चा है। पूनी कहती है कि इस बच्चे ने भी मुझे उस रात छुआ था। तभी सुधलाई बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब पूनी अपने भाई की बात मानकर सुधलाई को छोड़ देती है, लेकिन गुस्से में वो ऊपर हवा में फायर कर देती है, जिसकी आवाज सुधलाई का चाचा सुन लेता है और वो देखता है कि सुधलाई अभी जिंदा है। जिसके बाद वो सभी उस वैन का पीछा करने लगते हैं। अब रात को वो तीनों अपने आखिरी विक्टिम के पास पहुंचते हैं, जहां संध्या का दोस्त पहले से ही मौजूद था।
जिसे संध्या ने पहले ही वहाँ उस आदमी पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। वहाँ आने पर संध्या का दोस्त उसे बताता है कि वो आदमी उस बोट में है। ये सुनते ही संध्या उस बोट में आग लगा देता है, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए बोट से छलांग लगा देता है। ये देखकर संध्या उसे गोली मारकर घायल कर देता है और उसे पकड़कर अपनी वैन में ले आता है। इसके बाद पुनी वहाँ आती है और उसे बुरी तरह से पीटने लगती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता और फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर एसिड डालकर उसे जला देती है। इधर सुधलाई का चाचा भी वहाँ पहुंचकर जब उस जलती हुई बोट को देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर वो लोग यहीं पर हैं और तभी ध्यान से देखने पर उसे संध्या की वैन वहाँ नजर आ जाती है। वहीं संध्या जब सुधलाई को अपने साथ लेकर जा रहा होता है कि तभी एक आदमी पीछे से संध्या पर हमला कर देता है। ये देखकर संध्या भी उसको शूट कर देता है। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग उस गन की आवाज को सुनकर आसपास छिप जाते हैं। इधर संध्या की गन में भी अब कोई गोली नहीं थी, बल्कि वो खाली गन से सबको डराकर वहाँ से सुधलाई को लेकर भागने लगता है। वहीं संध्या का दोस्त पुनी के पास आकर उससे कहता है कि यहाँ जरूर गड़बड़ है, तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तभी पुनी अपनी वैन लेकर उन दोनों के पास आती है और वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। जब पुनी को ये पता चलता है कि ये सब गिरी के आदमी हैं, तो पुनी सभी को उस वैन से रोनते हुए निकल जाती है। इसी बीच एक आदमी गिरी को फोन करके सारी खबर दे देता है। वहीं हम गिरी को देखते हैं जो आराम से एक थिएटर में बैठकर मूवी देख रहा था। कुछ देर बाद वो इंस्पेक्टर गिरी के पास आकर उसे गन देते हुए कहता है कि उसे अब कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि पुनी पूरी तरह से पागल हो गई है और एक एक करके सभी को खत्म कर रही है। गिरी कहता है कि वो एक लड़की से डरकर कहीं नहीं भागेगा। उसी रात पुनी और संध्या सुधलाई के साथ गिरी के अड्डे पर पहुंचते हैं और सबसे पहले सुधलाई को एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। जिसके बाद संध्या पुनी को गन देकर कहता है कि इसमें सिर्फ 3 राउंड है, इसलिए तुम इसे अंदर लेकर जाओ, मैं इन लोगों से बाहर निपट लूंगा। ये कहकर वो 2 लोगों को शूट कर देता है, जिसके बाद बाकी लोग भी उसके पास आ जाते हैं। उधर पुनी चाकू और गन लेकर अंदर जाती है और गिरी को शूट कर देती है, लेकिन गिरी अभी भी जिंदा था। जिसके बाद वो एक हर्षे से गिरी का सर काटकर उसे धड़ से अलग कर देती है। वहीं संध्या भी बाहर सभी आदमियों को मार गिराता है, जिसकी वजह से उसे भी काफी चोट आती है। अंदर जाने पर वो देखता है कि वो पुलिस वाला गन उठाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर संध्या पास पड़े चाकू से वहीं उस इंस्पेक्टर का हाथ काट देता है और वो तब तक उस पर वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। तभी वहाँ गिरी के बाकी आदमी आते हैं और अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर काफी डर जाते हैं। वहीं पुनी संध्या को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन संध्या उससे कहता है कि पहले वो जाकर सुधलाई को लेकर आए, तभी हम यहाँ से जाएंगे। पुनी जल्दी से अब सुधलाई को लेने जाती है। तभी गिरी के आदमी उस वैन को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। पुनी ये देखकर अपने भाई को बचाने जाती है, लेकिन तब तक संध्या गाड़ी में रखे सिलेंडर में आग लगा देता है, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो आदमी घायल हो जाते हैं। संध्या ने ये सब इसलिए किया ताकि उसकी बहन चैन से रह सके, क्योंकि उस वैन के साथ ही अब सारे सबूत भी मिट चुके थे। वहीं अपने भाई को अंदर गाड़ी में जलते हुए देखकर पुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसने क्यों आज तक अपने भाई से बात नहीं की, जबकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो रोते हुए भगवान से इसके लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो सुधलाई के पास जाकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। सुधलाई पूछता है कि संध्या कहाँ है, तो पुनी उससे झूठ बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सुधलाई को देखते हैं जो उस रात पुनी के साथ आकर उसकी हालत को देखकर रोने लगा था। जिसके बाद उसने बाहर आकर ये सारी बात उस इंस्पेक्टर को बताई कि वो बच्चे पुनी के साथ गलत कर रहे हैं। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर वहाँ गया और उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया। तभी सुधलाई रोने लगता है और कहता है कि पुनी के साथ बहुत गलत हो रहा है, और यहाँ हमें पता चलता है कि सच में सुधलाई ने पुनी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था और शायद इसी वजह से वो अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। दोस्तों, अगर सच में आप इस मूवी को देखेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साउथ इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। वैसे आपको अगर ये मूवी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसे ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।